बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो ब्रीथिंग इन मेन होगा। हम देखते हैं कि इंसान के अंदर ब्रीथिंग कैसे होती है। अच्छा, पहले तो बेटा मैं आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच का फ़र्क बता दूं कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के अंदर क्या फ़र्क है। तो रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसका टूट जाना और उससे एटीपी के मॉलिक्यूल का बनना, और ये काम किसकी मौजूदगी में होता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। अब इस रेस्पिरेशन की एक टाइप होती है, उस टाइप को क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। सही है। तो ब्रीथिंग इज द टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इनहेलेशन करते हैं और उसके अंदर हम एक्सहेलेशन करते हैं। अच्छा, इनहेलेशन से मुराद है कि ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेना, और एक्सहेलेशन से मुराद है कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सही है। अच्छा, इनहेलेशन के लिए दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो इंस्पायरेशन है, और एक्सहेलेशन के लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है वो एक्सपायरेशन है। अच्छा, ये कहता है कि जो मेल होते हैं या जो हमारे पास मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो ब्रीथिंग होती है उसको कहा जाता है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग से क्या मुराद है। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि इंसान के अंदर कौन सी ब्रीथिंग होती है, तो उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। आपने फ्रॉग के अंदर देखा था, फ्रॉग के अंदर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग थी। वो जो है फोर्सफुली मसल्स की फोर्स से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? पुश करता है। लेकिन हमारे अंदर पॉजिटिव नहीं होती, हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। तो हम इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास क्या है? ये हमारी थोरेसिक कैविटी है। सही है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर तो जरूर होगा, आप सब लोगों को पता है। और ये हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है, बॉडी से बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी कि एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर भी उसका प्रेशर होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी होता है, हमारी थोरेसिक कैविटी का भी प्रेशर होता है। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ से एक छोटा सा सवाल पूछूं और मैं आपसे कहूँ मुझे बताओ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा या थोरेसिक कैविटी का प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप लोगों का जवाब यही होगा कि सर थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू द थोरेसिक कैविटी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कम प्रेशर से आप ज्यादा प्रेशर की तरफ कैसे मूव कर सकते हो? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर कोई कम प्रेशर वाली चीज आ रही है ज्यादा प्रेशर वाली की तरफ, तो ज्यादा प्रेशर वाली चीज तो उसको अंदर आने नहीं देगी। तो हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं कि आप ऑक्सीजन को अपने अंदर फिर कैसे लेते हो? क्योंकि ऑक्सीजन तो कम प्रेशर से आ रही है और ज्यादा प्रेशर की तरफ आ रही है, तो ये ज्यादा प्रेशर वाली चीज ये तो ऑक्सीजन को बाहर भगा देगी। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा का पूरा क्या चलता है? मैकेनिज्म चलता है। अच्छा, वो मैकेनिज्म क्या चलता है कि हमारे इस प्रेशर को किया जाता है डिक्रीज। हमारी बॉडी क्या करती है? इस प्रेशर को करती है डिक्रीज। अब भाई ये प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा? आप बॉयल्स लॉ को फॉलो करो। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर को डिक्रीज करने का एक आसान तरीका यह है कि आप उस चीज के वॉल्यूम को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तो आप जैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे आप थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और इस टाइप की ब्रीथिंग को क्या कहा जाता है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग कहा जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर मींस डिक्रीज प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी। हम अपनी थोरेसिक कैविटी के प्रेशर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाए। अब हमने ये देखना है कि हम इस वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे करते हैं, हम इस प्रेशर को डिक्रीज कैसे करते हैं। अब हमने ये देखना है। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंस्पायरेशन, या जिसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं। तो भाई इंस्पायरेशन की डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मींस इनटेक ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर एयर को लेना, ऑक्सीजन को लेना, ये इंस्पायरेशन कहलाता है। अच्छा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होता क्या है? किस तरह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, किस तरह से प्रेशर डिक्रीज होता है? तो बेटा आपकी मुझे यहाँ पे अटेंशन चाहिए। तो देखो, मैंने आपको एक अदद रिब्स के ऊपर मसल्स बताए थे, उनकी बीच में मसल्स बताए थे जिनका नाम मैंने क्या रखा था? इंटरकोस्टल मसल्स। और मैंने कहा था कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बताऊंगा। तो उसका टर्न आ गया है। तो होता क्या है कि हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारे इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारी रिब्स है ना, रिब्स वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, मींस आगे की तरफ मूव करती हैं। तो जब रिब्स आगे की तरफ मूव करेंगी तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है।
तो इतना वॉल्यूम अभी भी काफी नहीं है प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। हम और चाहते हैं कि और भी इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो उसी वक्त दूसरा काम क्या होगा, वो जो डोम शेप का डायफ्राम लगा हुआ था ना, वो डायफ्राम क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, ये आपकी पहले थोरेक्सिक कैविटी थी इतनी, और यहाँ पे लगा हुआ था ये रेस्पिरेटरी मसल्स। अब इसके ऊपर लगे हुए ये इंटरकोस्टल मसल्स। तो आपने क्या किया, इन इंटरकोस्टल मसल्स को करवाया कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक तो ये रिप्स आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगी। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगी तो इसका थोड़ा सा वॉल्यूम और यहाँ पे ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा, उसके अलावा जैसे आप इन रिप्स को आगे की तरफ खींचोगे तो ये जो डायफ्राम है ना, ये थोड़ा सा इस तरह से मूव करके ऐसे हो जाएगा। तो जब ये नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ जब मूव करेगा तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपका डायफ्राम आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि आपने क्या देखा कि आपने अपने डायफ्राम को नीचे करके रिप्स को आगे की तरफ मूव करवा के, और ये पॉसिबल तब हुआ जब इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो जैसे इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब आगे की तरफ मूव करती हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ। नतीजे में जो थोरेक्सिक कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो सीधी आपके उस एयर पैसेज वे से सीधी आपके कहां पे पहुंच जाएगी, लंग्स के एल्विलाई में पहुंच जाएगी। और वहां कैपिलरीज के साथ उस ऑक्सीजन को कैपिलरी में डाला जाएगा, और कैपिलरी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके दोबारा किस में डाला जाएगा, एल्विलाई में डाला जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जिस तरह से ऑक्सीजन हमारी लंग्स के अंदर एल्विलाई तक पहुंची, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई से होती हुई सीधी हमारी बॉडी से कहां चली जाए, बाहर चली जाए। तो उसके लिए फिर हमें एक्सपायरेशन करनी पड़ेगी, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इंस्पायरेशन के दौरान आपने 3 काम याद रखने। पहला काम, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा काम, जो रिप्स होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। तीसरा काम, जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो नतीजे में जो थोरेक्सिक कैविटी का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एयर कैन इजीली ड्रॉन इनटू द एल्विलाई ऑफ द लंग्स। जो आपकी हवा आ रही है वो नाक नेजल कैविटी, जो हमने पूरा एयर पैसेज में पढ़ा था, वहां से होती हुई लंग्स के एल्विलाई तक पहुंचेगी, और वहां पे आके फिर क्या होगा, आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा। जब आप एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो अब हमने उसको भी तो बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें करनी पड़ती है एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के दौरान फिर क्या मैकेनिज्म होगा, और एक्सपायरेशन की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, हवा को बाहर निकालना, ये एक्सपायरेशन कहलाता है। अच्छा, अब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन कितने काम होंगे, 3। इंस्पायरेशन के दौरान भी 3 काम हुए थे, एक्सपायरेशन के दौरान भी कितने काम होते हैं, 3 काम। अच्छा, वहां पे आपके इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पे आपके इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे। तो जैसे आपके इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे तो आपकी रिब्स दोबारा अपनी असली पोजीशन पे पीछे की तरफ मूव करेंगी। तो जैसे रिब्स पीछे की तरफ मूव करेंगी तो वॉल्यूम कम होगा। जैसे थोरेक्सिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, इतना अभी तक ज्यादा प्रेशर नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा हो। तो जो डायफ्राम आपने नीचे की तरफ मूव करवाया था, अब आप उसको मूव करवाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो जब आपका डायफ्राम आपकी असली पोजीशन पे आ जाएगा, और जब आपकी रिब्स आपकी एक असली पोजीशन पे आ जाएंगी, तो दोबारा थोरेक्सिक कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो नतीजे में जितनी भी यहाँ से एल्विलाई के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है वो पूरी एयर पैसेज वे से होती हुई कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एक्सपायरेशन होती है। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इंटरकोस्टल मसल्स बिकम रिलैक्स। नतीजे में जो रिब्स होंगी वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगी, और जो डायफ्राम है वो आपका ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, और इसकी वजह से जो थोरेक्सिक कैविटी का वॉल्यूम है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम को आप जैसे डिक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और उस प्रेशर के चक्रों में आपके लंग्स के अंदर जितनी भी हवा पड़ी हुई होगी जिसके अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एल्वियस से निकल के पूरे एयर पैसेज वे को क्रॉस करती हुई आपकी बॉडी से कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, और आपके अंदर क्या हो जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के अंदर रेट ऑफ ब्रीथिंग और लंग कैपेसिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।